जय हिंद साथियों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फिर आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी 65वीं 2019 में पूछा गया उसको लेकर के आते हैं। चलिए हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। पहला है क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह और आचार्य नरेंद्र देव। इसका पहला ऑप्शन ए सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा मतलब ये हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में सोनपुर के मेले में किए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन ए 1601, 1632, 1774, 1651। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1632। 1632 में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना फैक्ट्री खोला था। वर्तमान में जो पटना कलेक्ट्रेट है वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सत्येंद्र नाथ सान्याल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। इसकी अध्यक्षता श्री नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 1923 को किए थे। राष्ट्रीय स्तर पर ये स्वराज दल का गठन किए थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रियदर्शी। सामान्य तौर पर अशोक का कार्यकाल हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनका कार्यकाल है ईसा पूर्व 273 से 232। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाल भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ऑप्शन है इसका मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रोहतास। एक्चुअल धारवाड़ संरचना जो है सबसे पुरानी रूपांतरित अवसादी चट्टान है। ये बोला है ना कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रोहतास जो है वह आपका विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है, इसलिए ये उत्तर इसका रोहतास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि ये गंगा नदी जो है बिहार को उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका, ये बहुतायत पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो 12 होगा जिलों की संख्या। तो चलिए एक बार हम लोग जिला गिन लेते हैं। तो बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करता है? तो बक्सर से।
ठीक है, तो हम लोग वहाँ से गिनती करते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार तथा भागलपुर। ये 12 जिला गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है? तो हम लोग देखेंगे पटना का लंबाई सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो ये मुंगेर जिला की बात कर रहा है अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो ऑप्शन है पहला देखिए, ए वाल्मीकि, बी राजगीर, सी भीमबांध, डी गौतम बुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, जो मुंगेर जिले में स्थित है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में 21 वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में टोटल वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 21 है, उसमें एक भीमबांध जो मुंगेर जिले में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना, अभी उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है। सामान्य तौर पर जनगणना 10 वर्ष में होता है, लेकिन अभी थोड़ा कोविड की वजह से डिले हुआ है, अब इसका शुरुआत किया जा चुका है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑप्शन, बिहार में ये सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज। गोपालगंज का कितना है लिंगानुपात? 1021 है, जबकि राज्य का कितना है? 918 है। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ दिया तब तो उसका हो जाएगा मुंगेर, 879 मतलब 879 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? देखिए सबसे अधिक घने, तो ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैमूर। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला भी हमारा कैमूर ही है। अगर वन आच्छादित जिला में देखा जाए तो नंबर 1 पे कैमूर होगा, नंबर 2 पे पश्चिम चंपारण होगा और नंबर 3 पे रोहतास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? अभी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लंबी गंगा नदी है? तो ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेगूसराय। तो अभी हम लोग देखे हैं कि पटना जिला जो है वो गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना जिला में लगभग 99 किलोमीटर एरिया कवर करती है गंगा, इसलिए सबसे बड़ा जो लंबी नदी के तौर पर है वो हमारा पटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न को। 2011 के फिर से जनगणना आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो ऑप्शन है शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, शिवहर। सबसे छोटे तौर पर देखेंगे हम लोग तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से बाउंड्री शेयर करता हुआ शिवहर जो है हमारा सबसे ज़्यादा मतलब घनी आबादी वाला है। अगर ये कहा जाए कि कितना है इसका डेंसिटी, तो 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है सबसे घनी आबादी। यानी बीमार सबसे गरीब जिला के तौर पर भी से गिना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी, ठीक है। ऑप्शन ए है शंख, बी है उत्तरी कोयल, सी है दक्षिणी कोयल, डी है बराकर। तो गंगा नदी घाटी का उपनदी के तौर पर हम लोग उत्तरी कोयल को जानते हैं। ठीक है, उत्तरी कोयल गंगा की सहायक नदी
सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो सोन की सहायक नदी है। लेकिन गंगा नदी घाटी के तौर पर, उपनदी के तौर पर उत्तरी कोयल ही होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019, ये अक्सर बिहार में आए दिन अलग-अलग जिलों में होते रहता है। ये 2019 का पूछ रहा है, तो हम लोग बताएँगे कि ये हुआ था मोतिहारी में। उस समय के राज्यपाल और उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री जो मोतिहारी के सांसद भी हुआ करते हैं, राधा मोहन सिंह जी, वो भी मौजूद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीति आयोग, चलिए एक नीति आयोग का क्वेश्चन आया। हम लोग जान रहे हैं कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 30.12, 30.13, 32.11, 32.12। इसका सही आंसर हो जाएगा 32.11। बिहार इस स्वास्थ्य सूचकांक में, यानी नीति आयोग के सूचकांक में 18वें नंबर पर आता है। तो सवाल यह बनता है कि इस स्वास्थ्य सूचकांक में पहले नंबर पे कौन आता है? तो शीर्ष पर कौन है? केरल। कौन है? केरल है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि जनगणना, फिर से जनगणना आ गया हम लोग का 2011। बिहार में बाल लिंगानुपात का मतलब हुआ 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे 935, 934, 933, 932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 932, 0 से 6, यानी बाल लिंग अनुपात है बिहार का 2011 जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? देखिए ये 2019 65वीं बीपीएससी का प्रीवियस हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उस समय का सवाल किया गया है। ठीक है, अभी डेटा 2023-24 वाला डेटा तुरंत अपडेट होगा, तो उसको हम आगे चल के बता देंगे। उस समय के अनुसार तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित था बिहार में, सबसे विकास दर सबसे तेज इसी का था, 14.6%। 14.6% था। उस समय अगर द्वितीय क्षेत्र का बात किया जाए तो मात्र 2.5% ही था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये सर्वप्रथम तो देखेंगे हम लोग, ऑप्शन बिहार है, तो ये नहीं कि बिहार मार ही देंगे हम लोग, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 1977 में शुरू किया गया था। 1977 में शुरू किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम, जिसका आगे चल के नाम बदलते रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा, देखिए इसका ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर। ये सखाराम गणेश देवस्कर पहले ही ऑप्शन में है, यही इसके राइटर हैं, सखाराम गणेश देवस्कर। यह 1904 में लिखा गया था। 1904 में ये लिखे थे। इसमें अंग्रेजों द्वारा गुलामी और शोषण का वर्णन है। हिंदी में इसी पुस्तक का जो अनुवाद है उसकी शीर्षक दी गई है देश की बात, बाबूराव विष्णु के द्वारा। देश की बात बाबूराव विष्णु के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट के समाचार, ये सर्चलाइट संपर्क देखेंगे हम लोग, अब्दुल बारी सिद्दीकी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुरली मोहन प्रसाद। ये कब से शुरू हुआ था? 1918 से सर्चलाइट का शुरुआत बिहार में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन में है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख,
दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ई होगा। ई क्यों होगा? क्योंकि फूलन प्रसाद वर्मा किए तो थे, लेकिन नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इनके नेतृत्व में फूलन प्रसाद वर्मा ये बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, तो उस समय इस बिहार समाजवादी पार्टी के अन्य लोग भी थे, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, ये लोग भी शामिल थे इसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय, देखिए पटना हाईकोर्ट की बात आ गई, बिहार का बात हो और पटना उच्च न्यायालय की बात ना हो। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 19 में फागू चौहान को राज्यपाल के रूप में पद की शपथ दिलाए थे? तो उस समय माननीय जस्टिस मुकेश शाह राज्यपाल फागू चौहान को शपथ दिलाए थे। अगर बात किया जाए अभी वर्तमान में, तो अभी पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं श्री सुधीर सिंह। अब कॉलेजियम के द्वारा पटना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के तौर पर संगम कुमार साहू, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी जस्टिस हैं, उन्हें चीफ जस्टिस बना करके पटना नियुक्त किया गया है। अभी वो शपथ नहीं लिए हैं, एक आध दिन में ले लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस, चलिए आगे हम लोग के पास अपना बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो वही कह रहा है कि अब ऑप्शन देख लेते हैं। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, नहीं। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, नहीं। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए, ठीक है, ये चल सकता है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार का नामकरण के जश्न मनाने के लिए, नहीं। यानी ऑप्शन इसका जो है वो हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं। कारण कि एक ऑप्शन है मुख्य तौर पर 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन किया गया। यह दिन बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, विकास यात्रा इत्यादि का जश्न मनाते हैं हम लोग, इत्यादि को याद करके जश्न मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्व है, बहुत महत्व रखता है बिहार दिवस 22 मार्च 1912। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ये अक्सर लाइमलाइट में रहा है, अक्सर जब जब चुनाव रहा है तब तब बिहार में विशेष श्रेणी दर्जा जो है वो चला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा बिहार। ये विशेष राज्य जो है, विशेष श्रेणी दर्जा जो है, यह 5वां वित्त आयोग के समय 5वां वित्त आयोग प्रस्तुत किया था 1969 में। 1969 में शुरुआत किया गया था इसका, कि कुछ ऐसा राज्य जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, उसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो आगे चल के हम लोग देख लेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, ये अंतिम सवाल है हमारा आज का, कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। सवाल है दफन है, तो ये दफन है वही नालंदा में। नालंदा का इस्लामपुर है, नालंदा का इस्लामपुर, वहाँ पर इनके पत्नी के साथ ही इनको भी वहाँ दफनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। चलिए आज का सफ़र यहीं तक, तब तक आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।